वन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है और हर संडे की तरह इस संडे हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं मेक लाइफ बिग की ओर से एक ऐसा शो जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। टॉपिक पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा दैट इट इज अबाउट साइबर सेफ्टी। आजकल हम लोग काफी डिजिटल होते जा रहे हैं। मैच मेकिंग से लेकर शॉपिंग तक, डेटिंग से लेकर इवेंट प्लानिंग तक, हम सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं। मार्केट जाने से पहले हम लोग वॉलेट या पर्स नहीं लेते, हम लोग फोन लेके जाते हैं ताकि यूपीआई कर पाए। हम लोग सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं इससे किसी के व्यक्तित्व की पहचान करते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, फेसबुक के लाइक्स के पीछे भागे जा रहे हैं। हम लोग इतना ऑनलाइन आ गए हैं कि गेट के बाहर निकलने से पहले हमें तकलीफ होती है, लेकिन ट्विटर पे जाके, फेसबुक पर जाकर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी पर्सनल पिक्चर डालने से पहले हम थोड़ा भी नहीं सोचते। सो आज हम बात करेंगे कि क्राइम क्या हो सकता है साइबर की दुनिया में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं साइबर की दुनिया में, कैसे बचा जा सकता है इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से, क्या क्या लॉज हैं जो आपको हेल्प करेंगे अगर आपके साथ में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ऑनलाइन होती है। और बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है आज की होस्ट डॉक्टर विनीता मेवाड़ा, जो कि भारत की चुनिंदा 100 महिलाओं में शुमार हैं, और आज के हमारे एस्टीम्ड गेस्ट जिनको किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है लेकिन फॉर्मेलिटी तो करनी बनती है, योगेश पंडित जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी आज की होस्ट डॉक्टर विनीता मेवाड़ा से कि वो आज के हमारे एस्टीम्ड गेस्ट और स्पीकर योगेश पंडित जी को इंट्रोड्यूस करें। विनीता जी, ऑल आइज आर ऑन यू नाउ। धन्यवाद अभिषेक जी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम की हम बात करते हैं और अगर किसी एक्सपर्ट की यदि बात की जाए तो वो है योगेश पंडित जी। इनके बारे में जैसा कि अभिषेक ने कहा कि इन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हमारा फर्ज बनता है इनके बारे में बताने। मिस्टर योगेश पंडित जी, he is a faculty of cyber security and cyber law at Administrative Academy, Bhopal, Madhya Pradesh. He was faculty of assistant professor cyber law department, faculty of law at Atal Bihari University, Bhopal. He is a certified DTS, ELT, DOT under the umbrella of Department of Personnel and Training, Government of India. He is a trainer of School of Military Intelligence, Kenya, and various other social media information welfare units of defense forces. So thank you so much योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे आज के टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। So अब मैं योगेश जी से जानना चाहूंगी, सर, साइबर सिक्योरिटी की बात तब आती है जब कोई क्राइम होता है। तो अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो उससे पहले हमें जानना होगा कि साइबर क्राइम होता क्या है, कौन कौन से क्राइम साइबर क्राइम के अंदर आते हैं और इनके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। जी, शुक्रिया विनीता जी, और आपका और अभिषेक जी का पूरे दिल से धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाने के लिए। देखिए, बात आती है टेक्नोलॉजी की, बात आती है प्रिवेसी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो ये साइबर ऑफेंसेस हैं, ये बहुत पहले समय से चल रहे हैं, काफी समय हो गया इनको। और पहला जो साइबर अपराध था वो नॉलेज में आया था फ्रांस में, जहां पर जैकेट करके एक व्यक्ति थे और वो लूम बनाने के लिए एक मशीन ले आए थे। तो ये था मैटर 1860 का, और सोचे इतना पुराना। और उस समय जो लेबर थे, जो काम करने वाले कर्मचारी थे, उनको लग रहा था कि अरे ये तो एक ऑटोमेटिक मशीन आ गई जो हमारे एम्प्लॉयमेंट को खा जाएगी, जस्ट लाइक जो कंप्यूटर्स जब आए थे तब हुआ था। तो उन्होंने क्या करा, साबोताज कर दिया उस मशीन को, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो पहला साइबर क्राइम रिकॉर्डेड था। भारत में जो पहला साइबर क्राइम रिकॉर्ड हुआ था वो मैटर था साइबर स्टॉकिंग का, जिसको अपन आज बहुत अच्छे से समझेंगे। और इसमें एक महिला को, एक उसके जो कलीग थे, ऑफिस के कलीग थे, वो उसको स्टॉक कर रहे थे, उनके फोटोग्राफ्स को अपने पास संरक्षित कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे बिना परमिशन के। और उनके फेसबुक प्रोफाइल, उनके व्हाट्सएप से उनके फोटोग्राफ्स निकालकर उन्होंने उनकी फोटोज को मॉर्फ किया और एक फर्जी प्रोफाइल, एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करी, जिसमें बाद में चलकर जब ये मैटर पुलिस के संज्ञान में आया तो आईटी एक्ट के अंदर एक मैटर, क्रिमिनल मैटर बन के और न्यायालय से उनको सजा हुई। ऐसे फिर उसके बाद ये मैटर्स चलते गए। पहला साइबर सेल, जैसे कि हम जानते हैं, पुणे में शुरू हुआ, और भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ। और
जो पुलिस की यूनिट भी है उनके लिए भी उस समय इन्वेस्टिगेशन का कोई मैनुअल नहीं होता था, क्योंकि आप समझें कि जो पुलिस का कन्वेंशनल तरीका है इन्वेस्टिगेशन का और डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस करना, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप समझें जो एक अपराध का ज़रिया है, कोई एक टूल है, उसको सीज़ करना और डिजिटल एविडेंस को जिसका नेचर है वॉलेटाइल, उसको सीज़ करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बाद हमने जो चैलेंजेस देखे इंटरनेट पर वो इस प्रकार हैं कि जो आज अपना विषय भी है प्रिवेसी। जैसे ही आपने अपने घर में अपना राउटर चालू करा, आपने वेबसाइट डाली, गूगल, आपने वहाँ जाके सर्च करा, मेक लाइफ बिग, आप समझ लीजिए आपकी जो सर्च हिस्ट्री है, वो आपके ब्राउज़र में रिकॉर्ड हो गई। आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उदाहरण के रूप में एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, इसने आपके सर्च एक्टिविटी की एक कॉपी बना ली और जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट पर, वो आपका पर्सनल डेटा है, वो आपकी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति किताब सर्च कर रहे हैं, कोई व्यक्ति सर्च कर रहा है ग्रूमिंग टिप्स, कोई व्यक्ति शायद अपने केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट को सर्च कर रहा है और हो सकता है वहीं पर कोई एक व्यक्ति यूट्यूब पे ये सीख रहा हो कि जो घर में डिटर्जेंट होता है, उससे एक्सप्लोसिव कैसे बनाया जा सकता है। तो हर व्यक्ति अलग तरह की चीज़ें सर्च करता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपकी सर्च हैबिट्स आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार करती हैं और ये डिजिटल प्रोफाइल अलग-अलग तरह के कामों के लिए इस्तेमाल करी जाती है। यानी आपका और मेरा डेटा विनीता जी, ये सिर्फ डेटा बनकर नहीं रह जाता, ये बन जाता है बिग डेटा और ये बिग डेटा बड़ी कंपनीज़ आजकल अगर आप देखें, जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट कंपनीज़ हैं या ये जो टेलीकॉम जायंट्स हैं, ये इस डेटा को इतना प्यारा उपयोग करते हैं, जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, वो एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, लोगों के भलाई के लिए कह सकते हैं। प्राइवेसी तो वायलेट हो रही है, लेकिन इसके भी प्रोस एंड कॉन्स हैं। आप उदाहरण समझिए पैंडेमिक रिलेटेड कुछ एनालिसिस के लिए कुछ सर्वे कर रहे हो आप, लोकेशन बेस्ड जीपीएस टैग्स उठा के ये देख रहे हो कि कहाँ पर कंटेनमेंट ज़ोन में मूवमेंट कैसा हो रहा है, कहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं, कहाँ पर पुलिसिंग मूव कर रही है, कैमरे कैसे ऑपरेशनल हैं, गाड़ियों की मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से की जा सकती हैं। एट द सेम टाइम इसी तरह का जो डेटा है, जो एडवर्टाइज़मेंट कंपनी है, वो आपके सर्च हैबिट्स के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। अगर आपने एक बार भी गूगल पर जाके बढ़िया क्वालिटी के हेडफ़ोन्स अगर आपने सर्च कर लिए, उसके बाद देखिए पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी वो हेडफ़ोन आपको बेचने के लिए। आप जहाँ जाएँगे आपको वही आपके फ़ेवरेट हेडफ़ोन्स अलग-अलग कलर में ऑफ़र में आएँगे बिल्कुल। सर 10% ऑफ, 15% ऑफ, 25% ऑफ मतलब इंटरनेट पे आपको ऐसा लगेगा कि आज पूरा इंटरनेट जुट गया है मुझे ये हेडफ़ोन्स अच्छी क्वालिटी के, स्नाइडर के या कोई भी अच्छी कंपनी के, बोस के या बोट के। आप देखिए वो आता रहेगा ऐड हर जगह। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने गूगल पर एक बार अपनी कुछ बात लिख दी, मैं तो कहता हूँ विनीता जी अगर आपने बोल दी, आज आप जो ये प्रेज़ेंटेशन या जो अपनी जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं वेबिनार के माध्यम से, हमारे जो सेल फ़ोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये गूगल जो पूरा प्रेज़ेंटेशन हमारा सुन रहा है। और इसी तरह से आप जो लोग हमें सुन पा रहे हैं, आपके कमरे में 60 डेसिबल तक जो भी ऑडियो निकल रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन्स इस प्रेज़ेंटेशन को सुन रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा तबीयत मेरी खराब हो रही है या आपने कहा यार चलिए जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो, हम गोवा घूम के आते हैं। जो कुछ भी आप कह रहे हो, आपके अलेक्सा, आपकी जो गूगल असिस्टेंट है, वो ये बातें सुन रहा है और सोच रहा है कि मैं इस डेटा का क्या एनालिसिस कर सकता हूँ। उसके बाद आप देखिए एकदम से आपको अभिषेक जी को ऐड आना शुरू हो जाएँगे कि ये किताब पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी किताब है या आप गोवा जाना चाहते हो तो ये डिस्काउंटेड ऑफर है मेक माई ट्रिप से या अगर आपको तबीयत ठीक नहीं कर रहा तो आरोग्य सेतु की ऐप जिंदाबाद। Everything, everything which is moving on the internet is being monitored either for good, either for bad, either by a hacker, either by the government. But तो it's a आप ये कहना चाहते हैं योगेश जी कि भले ही हम कुछ सर्च करें ना करें, अगर मैं प्राइवेट कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, तो मेरा फ़ोन बिना मेरी परमिशन के सब कुछ सुन रहा है और एनालिटिकल डेटा आगे किसी कंपनी को भेज रहा है। बिल्कुल अगर आप अपने किसी अपने स्पाउस से या अपने किसी फ्रेंड से हॉट टॉक में हैं, तो गू एलेक्सा और गूगल भी ये बात सुन रहे होते हैं और आप उनसे भी सजेशन ले सकते हैं। बिना आप मेरी परमिशन के। जी, बिल्कुल, आपने एक तरह से परमिशन दी है। आप अगर वो एक डिवाइस को और डेटा पैक को चालू करके बैठे हुए हैं, आपने अगर अपने लोकेशन टैग को चालू रखा हुआ है
और आपने अगर गूगल असिस्टेंट को ऑन रखा हुआ है, इतना आपकी स्वीकृति, आपकी परमिशन पर्याप्त है। और उसके बाद आप देखिए, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जी, अभिषेक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके लिए बड़ा स्ट्रेंज हो जाएगा कि आप दिल्ली से जयपुर या जयपुर से बैंगलोर जब भी आना चाहेंगे, आपको फ्लाइट के ऑप्शंस एकदम से आना शुरू हो जाएंगे ऊपर आपके एडवर्टाइजमेंट्स में। आप सोचेंगे कितना अच्छा है, देखो पूरी, बोलते ना, आपको चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपके पास वो चीज लाने में। इंटरनेट की दुनिया भी ऐसी है। सो प्रिवेसी इज अ मिथ, ये बिल्कुल एक सही बात है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे अभी तक ये पता था कि मतलब अगर आप यानी कि कहीं, अगर मैंने या जी मुझे अभी तक ये पता था कि अगर हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो समझ में आता है कि हमारा जीपीएस ट्रैक हो रहा है। मुझे ये पता था कि अगर हमको सर्च कर रहे हैं तो मुझे गूगल पे, अगर मैं ब्राउजर पे सर्च कर रहा हूँ, सर्च इंजन पे सर्च कर रहा हूँ, तो वो मेरा ट्रैक हो रहा है। पर मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं नहीं कर रहा और मेरा फ़ोन मेरे पास में रखा हुआ है, तो ये एक हिडन कैमरे की तरह है, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरी कहीं भी जा सकती है। सो दिस इज़ वेरी सीरियस। हाँ विनीता जी, आपको सवाल पूछी थी, प्लीज़ प्लीज़ पूछिए। नहीं, मैं भी सेम जो आपने बोला है, मैं वही वर्ड्स रिपीट करना चाह रही थी कि अगर मैंने कुछ सर्च भी किया है, सर्च में मान के चलिए कि मुझे कुछ ब्रास डेकोर चाहिए था और वो मैंने सर्च हिस्ट्री में डाल दिया, तो जो कंपनी भी ब्रास के डेकोर्स बना रही है वो सब मेरे को वहां पे शो होने लगता है साइड में। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो क्यों शो हो रहा है। वो आज मुझे क्लियर हुआ कि क्योंकि मैंने वो इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये मुझे चाहिए, इसीलिए वो मुझे दिख रहा है। और वो सारे के सारे जो एड्स हैं जिनके ऊपर डिस्काउंट्स है वो मुझे दिखने लग जाता है। दिस इज एब्सोल्युटली समथिंग ट्रू। न्यू। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो सबसे बड़ा मार्केट है एडवर्टाइजमेंट मार्केट, जो आपके डेटा की चोरी नहीं करते। डेलिबरेटली अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के तहत आपका डेटा, आपका नेम, जेंडर, लोकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके प्रेफरेंस, आपके चॉइसेस एडवर्टाइजमेंट या कंटेंट के बेच दिए जाते हैं। और आप खुद स्वीकृति देते हो कि हाँ, फेसबुक को, कि मैं ये कंटेंट बेच दो मेरा, ठीक है। मैं अगर कैंडी क्रश सागा खेलना चाहता हूँ, या मुझे अगर कुछ, जैसे मैडम ने कहा, कुछ डेकोरेटिव आइटम पसंद है, या मुझे म्यूजिक स्ट्रिंग्स या सिक्स स्ट्रिंग्स या गिटार लेना पसंद है, म्यूजिक प्ले करना पसंद है, या ट्रैवलिंग पसंद है, या ब्लॉगिंग पसंद है, या फोटोग्राफी पसंद है, आपके जो भी चॉइसेस हैं उसके हिसाब से आपको एड केटर करना उस कंपनी का काम है। आप समझ रहे हैं, वो तालमेल बिठाना एक प्रोडक्ट और कस्टमर में, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी उसका बहुत बड़ा साधन है। और आप देखें, एक पोस्ट आप क्रिएट कर दीजिए ट्विटर पर या लिंक्डइन पे या गूगल पे या फेसबुक पे, इंस्टा पे, और वहीं पे आप एक एडवर्टाइजमेंट बूस्टर डाल के देखिए, तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज को वहां केटर करते हैं जहां पर एक्चुअली लोग उस हैशटैग्स को या उस कंटेंट को ब्राउज करना चाहते हैं। तो ये बात हुई प्रिवेसी की। अब इससे जुड़ा हुआ लॉ बताता हूँ मैं आपको। हमारा जो संविधान है, हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर हमारा एक बहुत अच्छा प्रोविजन है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 21, राइट टू प्रिवेसी। इसके अंदर राइट टू प्रिवेसी ऑन साइबर स्पेस भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखें, यानी इंटरनेट के ऊपर निजता का अधिकार, ठीक है। मैं अगर इंटरनेट के ऊपर हूं तो ये मेरी पर्सनल स्पेस है। जब तक मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो जाए, ठीक है, तब तक ऐसे कोई भी चीजें ट्रिगर नहीं होनी चाहिए जिससे मेरी प्राइवेसी वायलेट हो। बट हो क्या रहा है, मैं जैसे ही गूगल मामा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुरंत मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीधे टेलीकॉम के पास जा रही है, एंड वाया वाया टू ऑल दी एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइडर्स। एंड रोज सुबह मुझे ऐसे ऐसे ऐड आते हैं कि आप फलाना तेल ले लीजिए जिससे आपके बाल की ग्रोथ बढ़ जाए, या ये वे प्रोटीन खा लीजिए जिससे आप एकदम हल्क बन जाएं, या फिर अलग अलग तरह की क्रीम्स और ऐसी किताबें जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट which are deliberately strategically sold on the internet by violating our privacy, right? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ पे हम लोग बिना पढ़े ओके ओके कर देते हैं। 2 पेजेस की इतनी सारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती है, हम लोग इतने बिज़ी हो गए, टाइम ही नहीं हम लोगों के पास पढ़ने का। एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ओके 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 ओके। सो क्या उन प्राइवेसी पॉलिसीज़ में ये लिखा होता है क्लियरली कि आपके डेटा का हम लोग यूज़ करेंगे, और हम लोग जाने अनजाने में कुछ वो 2 सेकंड बचाने के पीछे हम ओके करके आगे बढ़ जाते हैं, और हमारा पूरा डेटा, हमारे पूरा सब कुछ, संपूर्ण हमारी प्राइवेसी को
दांव पे लगा देते हैं। तो क्या उन पॉलिसीज में ये लिखा होता है? बिल्कुल, आपने बहुत इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा अभिषेक जी। जब भी अपन कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, इमेजिन करिए कि हमने एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा, एक वीडियो प्ले करने के लिए, मूवी देखने के लिए बहुत अच्छा छोटा-सा एक अट्रैक्टिव प्लेयर आता है। आपने उसको डाउनलोड करा, कुछ 30 एमबी का प्लेयर है, बहुत अच्छा-सा दिखता है वो ऐसे ट्रायंगल शेप का। आपने उस पे क्लिक करा और आपने इंस्टॉल कर दिया। तो वो आपको कुछ एग्रीमेंट दिखाना चाहता है, वो सॉफ्टवेयर। वो भले ही फ्री सॉफ्टवेयर था, लेकिन वो आपसे कुछ कहना चाह रहा होता है। उसको कहते हैं EULA, यूला, यानी एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। वो ये कहना चाहता है कि देखिए, अभिषेक जी, आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल तो कर रहे हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर पे मालिकाना हक नहीं है आपका। आप इस सॉफ्टवेयर को कल को बेच नहीं देंगे। ठीक है, अभिषेक जी कहते हैं मुझे क्या करना है, मुझे तो मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, पढ़ने का रख। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। उसने कहा प्राइवेसी पॉलिसी, ये कंडीशंस, उन्होंने कहा एक्सेप्ट, इंस्टॉल। इससे ज्यादा अपन क्या करते हैं? लेट्स कम बैक टू लेट्स मूव टू डिफरेंट वर्जन, दैट इज आईफोन्स, एंड्रॉइड फोन्स और अदर स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स या आईपैड्स। कुछ भी अपन इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो आपको प्ले स्टोर पर परमिशन की मांग करता है आपसे, यानी वो आपको सिर्फ एक्सेप्ट दबाने के लिए बोलता है, या तो एक्सेप्ट या डिक्लाइन। सो द मोमेंट यू आर एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, यू आर एक्सेप्टिंग टू गिव all your personal information, that is browsing history, location, your email id, the media files which are present in your internal memory as well as external memory, even in your memory card, your contacts, your messages, what more you want to give out, browsing history, right? Your other details, your whatever you have using on your, the apps which you're using on your phone. So all your digital footprints are used to create a kacha chitta about you, what your likings are, where are you based, and it is sold to the company. ब्राउजिंग हिस्ट्री की बात हुई तो इनकॉग्निटो मोड होता है एक गूगल में। इनकॉग्निटो मोड में जाके हमें लगता है कि यार ये बड़ा सेफ है, कुकीज़ नहीं इंस्टॉल होंगी हमारी और किसी को नहीं पता पड़ेगा हमने क्या पासवर्ड डाला है। तो क्या इनकॉग्निटो मोड वाकई इनकॉग्निटो होता है या दैट्स आल्सो अ मिथ? जब बहुत अगेन वन मोर अमेजिंग क्वेश्चन बाय अभिषेक जी। इनकॉग्निटो मोड जो है, इट इज अ मिथ एज वेल। वो आपको सिर्फ ये दर्शाता है कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री आपके डिवाइस के ऊपर स्टोर नहीं हो रही है। मोस्टली इसको डेवलपर्स यूज करते हैं जब उनको प्रॉब्लम आती है किसी वेबसाइट डेवलपमेंट में और उनके कैश फाइल्स सेव हो जाते हैं मशीन में, तो वही पेज रिफ्रेश होता रहता है बार बार। सो मोस्टली दे आर यूजिंग इनकॉग्निटो विंडोज। आप इनकॉग्निटो विंडो पे कोई नेट बैंकिंग नहीं कर सकते, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी आप उस पर ब्राउजिंग हिस्ट्री आप क्रिएट कर रहे हो, वो बस आपके ब्राउजर पर शो नहीं हो रही है, सो दैट यू कैन मेंटेन वन लेवल ऑफ प्राइवेसी। बट एट द सेम टाइम जब आप उस इनकॉग्निटो मोड को भी पढ़ोगे तो वो बोलता है कि द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, द लॉ एनफोर्समेंट, द गवर्नमेंट, एंड जिस जहाँ पे भी आप जा रहे हो, दे विल बी एबल टू रिकॉर्ड योर लोकेशंस। और जैसे कि अभिषेक जी ने कहा कुकी, तो ये खाना खाने वाली कुकी नहीं होती, ये चॉकलेट कुकी नहीं होती, ये एक ट्रैकिंग कुकी होती है। अगर आप गूगल पर गए तो गूगल मामा आप ही के कंप्यूटर में, आप ही के डिवाइस के अंदर एक कुकी डाल देते हैं, कहते हैं चिंता मत करो बालक, हम तुम्हें मॉनिटर करेंगे। और वो कुकी आप ही के डिवाइस में रह के आप ही की सर्विलेंस करती है। तो इट्स बेसिकली योर फोन बिकम्स लाइक अ स्पाई, और आप ही की ब्राउजिंग हिस्ट्री उनको भेजता रहता है कि देखो आज अभिषेक जी ने हिमाचल जाने का प्लान बनाया है अपने दोस्तों के साथ। अब आपको वही एडवर्टाइजमेंट आपके बाकी के अदर एप्लीकेशंस में, जीमेल के बाजू में, हर एडवर्टाइजमेंट आपको पॉपअप होना शुरू हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एक्साइटेड, भाई 30% ऑफ आ रहा है अपने पास। so that is सर जैसे कि आपने बताया कि सारी चीजें आपके गूगल मामा जो है वो रीड कर लेते हैं। तो अब बात आती है ऑनलाइन शॉपिंग्स की। right. फीमेल्स अभी जैसे कोरोना टाइम में हम लोगों ने देखा है कि लगभग लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग ही प्रेफर की है, right. ठीक है। और जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो लास्ट में जब आप कार्ड की डिटेल्स डालते हैं और वहां पर वो एप्लीकेशन आपसे मांगता है कि इस कार्ड को आप सेव कीजिए नेक्स्ट के लिए, तो वो कार्ड सेव करना कितना ठीक है, या वो भी आपके लिए आगे जाकर एक नुकसानदायक चीज हो सकती है? देखिए, इसके लिए स्टैंडर्ड या लॉ क्या कहता है वो बता देता हूँ, कंप्लायंस जिसको अपन बोलते हैं। और जाहिर बात है कि जब अपना आईटी एक्ट आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था सन 2000 में, संशोधित हो गया था 2008 में, हमें मालूम था कि हम साइबर क्राइम्स को उतना ज्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे, बट हमें कोई रेगुलेशन क्रिएट करना था, पॉइंट नंबर 1।
हमें डिजिटल एविडेंस यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट की लीगल सेंटिटी कोर्ट में क्रिएट करनी थी। यानी अगर मैं अभिषेक जी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करूं या मैं विनीता जी के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड माना जाए। ऐसा नहीं कि कल को आप मुकर जाओ जस्ट बिकॉज कि हमने एक ईमेल के थ्रू एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने डिजिटल सिग्नेचर अपने पुट अप करे थे उसमें। ऐसा नहीं कि आप कल को मुकर जाओ, नहीं, हमारा आधार लिंक्ड है डिजिटल सिग्नेचर के साथ और डिजिटल सिग्नेचर यूज किया है मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। सो ये हो गई पहली बात कि डिजिटल दस्तावेज को वही लीगल सैंक्टिटी देना जो एक कागज की वैल्यू है कोर्ट में। दूसरी बात, ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, जैसे कि हमारे सामने विनीता जी ने कहा कि हम घर बैठे शॉपिंग कर सकें। बट देखिए, नाउ वी आर अगेन, अब एशियंस हैं भाई, अपन भारत से जुड़े हुए हैं साहब, तो अपन लोग तो पैसा पे करके सामान खरीदने में वैसे भी विश्वास नहीं रखते। तो हम लोगों के लिए एक्सक्लूसिव एक ऑप्शन, ये जितनी कंपनीज ने बैठ के चर्चा करी, इनका सब सामान नहीं बिक रहा, क्या करें? तो उन्होंने कहा चिंता मत करो। एक आईएम वाला बंदा आया वहां पे, उसने कहा कैश ऑन डिलीवरी दो इन लोगों को, ये लोग सामान खरीद लेंगे। तो जो जो भी लोग थे जो अपने कार्ड डिटेल्स डालने में डरते थे पहले, उन लोगों ने पहले कैश ऑन डिलीवरी शुरू कर दिया। बढ़िया सामान आ गया, उन्होंने कहा ये अच्छी चीज है, पेमेंट लो। सो दे वर हैप्पी। नाउ लाइक यू सेड, कोरोना काल चल रहा है एंड the uh, the concerns related to spreading the virus through the currency notes is there. So people are making more electronic transactions, and especially after the demonetization, यानी विमुद्रीकरण के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ज्यादा यूज करने लगे। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट के पास ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, उन्हें दिख रहा है ट्रांजैक्शन कहाँ जा रहा है, ग्रेट। ब्लैक मनी खत्म हो गया, करप्शन के चार्जेस, चीजें कम हो गई, एंड अच्छा है, लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ग्रेट। पैसा भी रखने की जरूरत नहीं, प्लास्टिक मनी मूव हो रहा है, ग्रेट। बट नाउ एट द सेम टाइम द साइबर थ्रेट्स कम इनटू पिक्चर। आप घर से काम कर रहे हो, आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, बॉस साइबर क्रिमिनल तो पहले दिन से घर से काम कर रहा था। आप नेटफ्लिक्स पे जाके बढ़िया सीरीज देखो, जमतारा, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम डे वन। उनके पास एक चोरी की एक्सेल फाइल है जिसमें लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस है। वो मतलब वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठ के बढ़िया डेडिकेटेडली, उन्होंने कहा क्या कर रही तुम? कहा नहीं, फोन लगा रहे हम। उनने फोन लगाओ, बढ़िया। उन्होंने कहा साहब तुम्हारा लॉटरी जीते तुम? उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा साहब कछु ना करनो, हम आपको भेज रहे वेरिफिकेशन कोड तुम्हारे लाने, ओटीपी भेज दो। उन्होंने कहा यस एब्सोल्युटली। अब नाउ it is not just the rural area which is affected by the cyber frauds. Literate people who are sitting at the houses, they are, उनका इंटरनेट यूजेज बढ़ गया है, उनके पास अलग अलग जो ये टिकटॉक ज्ञानीज और जो व्हाट्सएप पीएचडी होल्डर्स जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड कर रहा है उनके सेल फोन्स को। सो दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दीज फेक इन्फॉर्मेशन, और वो इन ट्रैप्स में फंस रहे हैं। सो अगेन आई वुड लाइक टू add more to it, but before that, with your permission Abhishek ji, I would like to share my screen and थोड़ा सा कुछ साइबर थ्रेट्स, कुछ साइबर कंसर्न्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सो शुड आई डू दैट? डेफिनेटली आप करिएगा, बट उससे पहले इसी रिलेटेड मेरा एक सवाल है। एंड प्लीज मैं आपसे, आई एम सॉरी कि ये जरूरी है अभी ये पूछना, अदरवाइज हम टॉपिक से थोड़ा सा भटक जाएंगे। ये सही सवाल है, इसी मोमेंट पे पूछना जरूरी है, फिर हम स्लाइड्स जरूर एक बार आप शेयर करिएगा। तो सवाल मेरा ये है कि वीपीएन करके एक चीज होती है, बड़ी कमाल की चीज है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। भारत सरकार ने किसी प्रकार का एक कंटेंट होता है, कुछ वीडियोस होते हैं जिनको बैन कर दिया है। सो लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके और ये सोचते हैं कि हमने अमेरिका का नेटवर्क ले लिया है तो इंडिया को नहीं पता पड़ेगा। सो वीपीएन का यूज़ करके हम लोग वो सारे वीडियोस जो है, वो सारे कंटेंट जो है वो हम लोग देखते हैं। सो वीपीएन कितना सेफ है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है, ये क्या चीज़ है और क्या हमारी सिक्योरिटी को इससे थ्रेट है? Okay, amazing, and I am like hats off to you, Abhishek ji. The questions are incredibly amazing. So, see, the point is when certain kind of questions are asked, it gives a lot of boost to the speaker as well. Okay, so it is known as proxy, either proxy IPs or either VPN, virtual private networks. Proxy, yes. So if a person is using a proxy and if a person is using a virtual private network, they are basically spoofing their identity. They are basically not using the legitimate and genuine identity which is issued to them by the telecom companies. यानी मुझे एयरटेल ने एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, उन्होंने कहा साहब ये राउटर चालू करो, बढ़िया आप इंटरनेट चलाओ, स्टे हैप्पी। बीएसएल ने एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है मुझे, मैं जियो का डेटा पैक यूज कर रहा हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, टू एक्सेस दोज वेबसाइट्स
which are blocked by the DOT, Department of Telecommunication, blocked by the government of India, I am trying to access them. So one, I am actually, going against the court orders. I'm actually going against the mandate by the Department of Telecommunications, Government of India. And four, I am actually accessing illegal or malicious content, which might compromise my home network, my office network, or any other device which I'm using. So these websites could be pornographic websites, could be websites which are hosting harmful games like Blue Whale. They are into some malicious malware spreading. These websites could be really harmful. But then kids, they can not just kids but even adults as well, they can get really crafty and see using a VPN is absolutely easy. There are free tools available for that. So let me tell you the legality part as well. Using a VPN and hiding your identity is not a crime as such, but if you're hiding your identity to commit a crime, then you will come under the ambit of law. And there is a thin line which separates the legality and illegality of your actions. That is known as mens rea. मनोस्थिति, आशय, इंटेंशन. आप सब सावधान इंडिया और सीआईडी देख के बैठे हैं, तो जिसमें एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि दया पता करो इस लड़की ने उसको क्यों मारा, उसका क्या इंटेंशन था. इंटेंशन बहुत क्लियर चीज है. अगर कोई स्पेशल फोर्सेस का व्यक्ति है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई रिसर्चर है जो अपनी पहचान को छुपाकर कुछ पढ़ना चाहता है इंटरनेट पे, अगेन यू कैन डू दैट. बट इफ यू आर ट्राइंग टू हाइड योर आइडेंटिटी एंड trying to deface or target or cyber attack on the government websites, trust me, you will be tracked down happily. बहुत easily आप trace down हो जाओगे, because the entire network is with the power of the Information Technology Act Section 79. The government has power to monitor, encrypt, decrypt, and keep traffic data under surveillance. And there are 10 agencies specifically fixed by the government of India to ensure all these things can be decrypted and monitored. So trust me, anything, whatever you are saying on the internet comes under the freedom of speech, but it is not that free at all. And freedom of speech is not absolute as per the Constitution of India, boss. You cannot go haywire talking anything about, your professionals and politicians and yeah. जैसा कि आपने मुझे अभी आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन जो दी है, उसी से रिलेटेड एक हमारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारा फोन फ्लाइट मोड पर है और उस दौरान अगर हम कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो कॉन्वर्सेशन भी क्या गूगल रीड कर लेगा, या वो भी हमारे लिए आगे जाकर नुकसानदायक हो सकती है? See, until and unless you take out the battery from your cell phone, from your smartphone, you are not safe. Right? So the flight mode is basically to stop the network interception, right? आपका नेटवर्क आपने बंद कर दिया, वो डिवाइस बंद नहीं हुआ है, डिवाइस का माइक्रोफोन बंद नहीं हुआ है ना. उसके अंदर वो आजकल इतने अच्छे फोन्स आते हैं, वो अपने कैश में हर चीज स्टोर कर सकता है. So when you are in a transit, Vinita ji is flying from Delhi to Mumbai, अपना बढ़िया एयर इंडिया सबसे अच्छा चलता है वो. So मैडम जा रहे हैं फ्लाइट में और उनका 1.5 घंटे का फ्लाइट था, तो 2 घंटे मान लो, तो आप समझ लो कि उस टाइम पे वो आपको दिखाता है इन फ्लाइट. आपके गूगल मैप के टाइमलाइन में जो आपने फ्लाइट मोड पे डाला होता है, वो कैलकुलेट कर रहा होता है. आप अगर कभी भी चेक करो तो आपको कितना टाइम आपको दिखाएगा. यस, आपको ऑफलाइन मोड पे गूगल बताता है, यानी योर डिवाइस इज कनेक्टेड विद द जीपीएस कोऑर्डिनेट्स. अपन क्या बोलते हैं, लैंगिट्यूड, लॉटिट्यूड, अक्षांश, दिशांश, वो जानता है आप कहाँ हो, आपकी प्रिसाइज जीपीएस लोकेशन जानता है. नाउ लेट मी ब्रिंग दैट फैक्ट टू यू. आप अगर सोशल मीडिया पर कोई फोटोग्राफ शेयर करते हो, कोई वीडियो शेयर करते हो, कोई स्टेटस शेयर करते हो, अपने दोस्तों की ग्रुप फोटो शेयर करते हो, या अपनी नई गाड़ी शेयर करते हो कि देखो मेरी नई क्रेटा, तो आप यकीन मान के चलो, लोग आपको बधाइयां देने घर आ जाएंगे मिठाइयां लेके. और आपके जो फैंस होंगे, स्पेशली फॉर द सेलिब्रिटीज, आई कीप ऑन टेलिंग देम, अगर आपके शोज होते हैं, we provide advisories and consultations and training to various
important and VIP people as well. So उनको उनके movement का importance बताना जरूरी है, ठीक है? So you don't want your fans and followers to bombard your movement and आप कहीं जा रहे हो और लोग कह रहे हो अरे भाई सलमान आ गया, my God लोग crazy हो, that's it. So the moment, अरे आप इसको Google करिएगा, इसको check करिएगा. There's this celebrity known as Kim Kardashian, right? Right, she shared a photograph of a villa saying that enjoying my vacations in this resort with my family. और उसके बाद लोग आ गए साहब वहां पे 4-5 और उन्होंने उनको लूट लिया, उनकी ज्वेलरी ले गए एंड व्हाट नॉट. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. ये सब साइबर स्टॉकिंग के अंदर कवर्ड है, ओके? ये सब स्टॉकिंग के अंदर कवर्ड है. मेरे कुछ कलीग हैं यहाँ पर, दे आर वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, हस्बैंड वाइफ है. इन्होंने अपना एक स्टेटस शेयर करा, अभी लॉकडाउन की बात नहीं है, पहले की 2019 का केस है. तो ये बढ़िया फरवरी में घूमने गए, इन्होंने अपना स्टेटस शेयर करा जैसे लॉकडाउन में अपन स्टेटस शेयर करते हैं ना विनीता मैम, वो हस्बैंड वाइफ खड़े हुए हैं हाथ पकड़ के समुद्र किनारे, वो 2 बच्चे पानी वानी में लौट रहे हैं और स्टेटस डाला हुआ है कि एंजॉयिंग वेकेशन इन गोवा फॉर नेक्स्ट 5 डेज. तो ये इन्फॉर्मेशन आपके और हमारे लिए मुझे लगता है, क्यों अभिषेक जी, बहुत सिंपल है. अपन लोग सोच रहे हैं कि चलो अच्छा है यार अपना कोई भाई घूमने गया है, बट हो सकता है कि किसी के घर में इस इन्फॉर्मेशन से कलेश हो जाए. हो सकता है मिसेस शर्मा बोले देखो वो लोग गए घूमने, हम बाहर नहीं जा पा रहे जयपुर से. ऑल्सो अ क्रिमिनल माइंडेड पर्सन जो सावधान इंडिया इंस्पायर्ड है, वो उससे ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि अच्छा जब ये पूरा परिवार गोवा में है तो इनके घर पे कौन है, तो आओ स्वच्छ, हाँ तो आओ स्वच्छ भारत के तहत वहां पर, हाँ मतलब स्वच्छता फैलाएं और ले जाए सामान उठा के. Your privacy is your privacy. You cannot be a global. You cannot globally display. इससे ये साबित होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई स्टेटस पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप डाल रहे हैं तो सिर्फ आपके परिवार वाले वो नहीं देख रहे, वो सब लोग देख रहे हैं, जो लोग क्रिमिनल माइंडसेट वाले हैं या जिन लोगों के दिमाग में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी भी चल रही है, वो भी वो सब देख रहे हैं. And even commercial angles are also used by that, Abhishek ji. If you are from a community जो if you know people from a particular community जो किसी के बच्चा होने पे उनके घर जाके बधाइयां देने जाते हैं, समझ गए ना आप, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है. एंड देयर आर स्पेसिफिकली कम्युनिटी प्रोग्राम्स क्रिएटेड कि भैया यहाँ पे घर घर जाके वर्कर से पूछने की जरूरत नहीं है. आज के डेट में सोशल मीडिया पे देखो कि सोशल मीडिया बच्चा होने वाला, टाइम आ चुका है, वो लोग डाल रहे हैं अपनी जाना है. हाँ exactly. अरे वो अपनी प्रेगनेंसी की फोटोज डाल रही हैं यार, उनकी बहू. मॉनिटर करो बस, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, और बढ़िया 15-50 हजार रुपए लेने जब पहुंचना. सो ऑल दीज थिंग्स रियली हेल्प. एंड बाकी तो टेलीविजन प्रोग्राम्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह काम कर ही रहे हैं लर्निंग के. एग्जैक्टली. सर एक और हमारे दर्शक है, उनका ये क्वेश्चन है कि अगर लोकेशन सर्विस ऑफ कर दी जाए और या पॉज कर दी जाए तो तब भी क्या हमारी इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाएगी क्या गूगल को? जी बिल्कुल. आपने एक फोटोग्राफ शेयर करी इंस्टाग्राम पर और आपने अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करी, तो ये वहां तक जा सकती है जहां आपने कल्पना नहीं करी होगी. और आपके डिवाइस के कोऑर्डिनेट्स जीपीएस ऑफ करने से मतलब नहीं होते. जब आप ये इंफॉर्मेशन अपने डिवाइस से उनके क्लाउड पर सर्वर पर अपलोड कर रहे होते हो, तो वो आपकी लोकेशन फेच कर ही लेता है. आपके इंफॉर्मेशन ऑफ करने से कोई मतलब नहीं. वो इतनी बारीक इंफॉर्मेशन सर्च करता है. यू कैन ऑलवेज, द टेकीज कैन ऑलवेज सर्च अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी नोन एज मेटा टैग्स या मेटा इंफॉर्मेशन. आपका और हमारा फोटोग्राफ अगर हमने साथ में एक लिया और सोशल मीडिया पर डाला, तो इसके साथ हमारे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, हमारे किस सेलफोन से हमने खींचा, कौन सा मॉडल था, उसका क्या कैमरा अपर्चर था, सब कुछ जाता है. ठीक है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज वायबल इंफॉर्मेशन फॉर ऑफेंडर्स. और बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं. जी सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने ये जाना अभी कि क्या क्या क्राइम हो सकते हैं, किस किस तरीके से आपका डेटा लीक हो सकता है. अगर आपका फ़ोन फ्लाइट मोड पर भी है तो भी सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं है. इनकॉग्निटो मोड में कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं है. वीपीएन के बारे में हमने जाना. तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक ये देख रहे हैं, हो सकता है कि वो उतने नॉलेजेबल, उनको उतना नॉलेज ना हो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान कैसे रखना है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमें डूज़ एंड डोंट्स बताएं.
कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आपके पास कोई स्लाइड है जो आप शेयर करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए, और प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताइए कि क्या वो चीज़ें हैं जो उनको कतई नहीं करनी चाहिए। श्योर, फॉर श्योर। तो मैं आपको मैंने अलग-अलग चीज़ों पर बात करा, अलग-अलग ऑफेंसेस अपन ने डिस्कस करे, साइबर स्टॉकिंग अपन ने देखा कि जब विनीता जी ने पूछा कि ई-कॉमर्स जब करते हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति आपकी वेबसाइट को स्पूफ कर सकता है, नकली वेबसाइट पर आपको ले जा सकता है, जहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स चोरी हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारी डिजिटल कंटेंट यानी इंटरनेट पे हमारी प्राइवेसी को हम अपनी तरफ से बेस्ट कैसे इंश्योर कर सकें। सो मैं एक नटशेल में आपको 5 मिनट में समझाता हूँ, हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, अपनी प्राइवेसी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो चलिए अपन इसको समझते हैं। ग्रेट। सो हम देखने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको गाइड करेगी कि आप इंटरनेट अब सर्फ करें तो उसके मायने क्या होने चाहिए, किस तरह आपको करना चाहिए। सो प्लीज़ ये हमारे सामने स्लाइड्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा योगेश जी को कि वो प्लीज़ ये हमें एक्सप्लेन करें कि ये स्लाइड क्या कहती हैं, और हमारे व्यूअर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि उन्हें किस तरीके से नेट सर्फ करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए। राइट। सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। यस। Yes, you can do slideshow. Amazing. Yeah, I have. Yeah, I went to. I've switched to full screen Yeah. mode now. Okay. So I keep on telling in my sessions every time that आपके ईमेल जो है वो आपके डिजिटल कंटेंट की बैकबोन है। people come to the cyber cell and people start reporting कि साहब हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर हैक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका ईमेल हैक हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने ईमेल बनाया था जब नवरात्रे चल रहे थे और आपने पासवर्ड रखा हुआ था जय माता दी। ठीक है, तो अगर आपका पासवर्ड इतना सिंपल होगा तो देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ जय माता दी। साइबर क्रिमिनल आपका ईमेल हैक कर देगा और आपके अकाउंट का जय माता दी हो जाएगा। सो इन हिंदुइज्म देयर आर टू थ्री मीनिंग्स ऑफ जय माता दी होना। ओके, सो लेट मी अगेन टेल यू पासवर्ड कैसा होना चाहिए। पासवर्ड शुड हैव अपर केस, लोअर केस कैरेक्टर्स विद स्पेशल सिंबल, जिसको जो इजी टू रिमेम्बर पासवर्ड हो बट डिफिकल्ट टू क्रैक हो। ठीक है, तो ये मेरा ईमेल का पासवर्ड है जो आप लोग देख पा रहे हैं। आई नो दैट लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन आउट ऑफ यू पीपल इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या लिखा है। मैंने ये योगेश पंडित ही लिखना चाह रहा था मैं, जिसमें मैंने ओ की जगह 0 यूज करा है, ई की जगह 3 यूज करा है, एस की जगह डॉलर यूज करा है, एच की जगह यू कैन यूज हैशटैग, ए की जगह आप @ यूज कर सकते हैं। बट लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, आप अपने पासवर्ड को इतना मुश्किल ना बना लें कि फिर आप गजनी के आमिर खान जैसे हो जाएं, क्योंकि एक एवरेज व्यक्ति के पास 10 से 15 पासवर्ड होते हैं। अब इतने पासवर्ड भाई कहाँ लिखो, कहाँ याद करो, तो वो टैटू करवाने पड़ सकते हैं कई लोगों को। सो आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड कीपिंग सच टफ पासवर्ड्स। ऑन एन एवरेज देखा गया है, जितने इन्वेस्टिगेशंस अब तक मैंने देखे, मोर देन 650 इन्वेस्टिगेशंस साइबर क्राइम्स के, इसमें मैंने नोटिस करा कि जिसमें ज्यादातर लोग पासवर्ड्स कैसे रखते हैं, इजी, वेरी इजी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पहला स्कूल, यू नो फेवरेट टीचर, पेरेंट्स के नाम, उसके बाद सबसे कॉमन स्पाउस का नाम, क्योंकि वो सबसे खतरनाक होता है, लोग उसको कभी नहीं भूल पाते जीवन में। ओहो, ठीक है, उसके बाद बच्चों के नाम, पेट्स के नाम। ये कॉमन पासवर्ड्स हैं जो बहुत इजी हैं। पर्सन जस्ट हैव टू बी फ्रेंड्स विथ यू। वो बोलेगा अभिषेक जी आपको डॉग्स पसंद है? हमने कहा यस, मैं तो डॉग लवर हूँ। मैंने कहा साहब मैं भी। क्या नाम है आपके डॉगी का? उन्होंने कहा टॉमी। मैंने कहा मेरे वाले का शेरू। बस शाम को अभिषेक जी की ईमेल रिसेट। इतना ही टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट कीप easy passwords and give away your email security in that easy way. दूसरी बात है, आप पब्लिक कंप्यूटर्स को अवॉइड करें। ऐसे डिवाइसेस जो आप ट्रस्ट नहीं करते वहां पर अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या सोशल मीडिया अकाउंट्स को ओपन ना करें, क्योंकि इन कंप्यूटर्स में हिडन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं जो आपके पासवर्ड्स के यानी कीबोर्ड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद HTTPS प्रोटोकॉल जो होता है सिक्योर होता है, इसमें ईव्सड्रॉपिंग नहीं हो सकती, आपका कनेक्शन इंक्रिप्टेड होता है, इसको यूज करें। जब भी आप IRCTC या इनकम टैक्स का पोर्टल या कोई भी ऐसा पोर्टल जहां पर आप पेमेंट कर रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे HTTPS आता है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, गूगल, इन सब में S आता है। ठीक है,
इसमें होता क्या है कि जब आप अपने कार्ड्स की डिटेल शेयर कर रहे होते हैं तो आपके ब्राउजिंग के ऊपर एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी जिसको SSL बोलते हैं वो ऐड हो जाती है। और जहां पर जैसे विनीता जी ने जब पूछा था, जब आप अपने कार्ड डिटेल्स शेयर करते हैं वहां पर जो कंप्लायंस होता है उसको बोलते हैं PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री एंड डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। यानी ग्लोबली सारी वेबसाइट्स, सारे पोर्टल्स इस सुविधा को फॉलो करेंगे, इस कंप्लायंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करें या परचेजेस करें। और लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड का, जब आप ट्रांजैक्शंस करें, जब आप अपने अकाउंट को यूज करें, यानी तो कहीं किसी मॉल पे या पेट्रोल पंप पे अपने कार्ड को स्वाइप करें या मोबाइल का पासवर्ड डाल रहे हो, तो ध्यान रखें आपके पीछे कोई शोल्डर सर्फर ना हो। शोल्डर सर्फर मतलब कोई हिडन कैमरा हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको पीछे से देख रहा हो सकता है, या आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो वो एक शोल्डर सर्फर है, आप ये बात जानते होंगे। ओके, नेक्स्ट इज ज्यादातर लोग पासवर्ड स्टोर कैसे करते हैं? लोग पासवर्ड स्टोर करते हैं सेल फोन के अंदर, ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं। प्लीज डोंट मेक इट अ हैबिट। डायरी पेन में सेव करके रखें उस पासवर्ड को, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है वो, और उसको सिक्योर करके रखें। पासवर्ड रेगुलरली चेंज करें, सारी वेबसाइट्स का एक पासवर्ड ना रखें। बी कॉशियस फॉर द लिंक्स विच यू रिसीव फॉर वेरियस पेमेंट्स एंड सर्विस। और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन इज, अगर आप जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब यूज कर रहे हैं तो इनमें एक ऑप्शन आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए, आपका अकाउंट फुल प्रूफ हो जाएगा। हैक प्रूफ तो नहीं कहूंगा मैं इसको, बट कंपेरेटिवली एक और लेयर सिक्योरिटी ऐड हो जाएगी। मैं समझाता हूँ। अगर आप, ये आपका पासवर्ड है जो आपने ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे योगेश पी, ये मान लीजिए ब्रीच हो गया, किसी ने इसको कॉपी कर लिया, तो गूगल आपको एक OTP भेज रहा है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आप ही के पास है, वो आप एंटर करेंगे सेकंड OTP, तब आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपका अकाउंट इतना सिक्योर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं इस बात को। राइट, आई बिलीव दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, अभिषेक जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। So it was very comprehensive and very informative और काफ़ी आपने अच्छे से उसे एक्सप्लेन करा कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं तो आपको ये देखना है कि कोई आपके पीछे हिडन कैमरा ना हो जो आपका पासवर्ड देख रहा हो। अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में आपने बताया। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि लॉज, अगर फिर भी हम लोगों ने सारी डूज एंड डोंट्स माने, हमने सब समझा, लेकिन फिर भी अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जिनके लॉज के बारे में हमें नहीं पता। जैसे स्टॉकिंग एक तरीके का बहुत बड़ा क्राइम है, तो लड़कियों के साथ ये ज़्यादा होता है, सेलिब्रिटीज़ के साथ ये ज़्यादा होता है। तो लॉज क्या हैं? अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसे निकाल ले तो क्या लॉ है? तो व्हाट लॉज वी हैव जो हमें हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों से बचने के लिए? Okay, so I'll briefly tell you what are the important provisions. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस हैं वो हमारे IT एक्ट जो है उसमें 2 तरह के मैटर्स रजिस्टर होते हैं, पहला सिविल मैटर, दूसरा क्रिमिनल। सिविल मैटर्स आते हैं सेक्शन 43 के अंडर, और क्रिमिनल मैटर्स जो हैं यानी बाकी जो ऑफेंसेस आ रहे हैं वो सेक्शन 66 से लेके 66F तक आते हैं। इसमें भी आप देखें 66 जो है ये हट चुका है, मैं बहुत ज्यादा आपको इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इट इज नो लॉन्गर इन पावर। 66B बात करता है चोरी की इंफॉर्मेशन और चोरी के डिवाइसेस अपने पास रिटेन करके रखने के लिए। यानी जो भी व्यक्ति, अब मैं आपको बता दूं चोरी के जो सेल फोन्स हैं या चोरी के लैपटॉप्स हैं, डिवाइसेस कहाँ बेचे जाते हैं? हाँ बिल्कुल समझ गए आप, सबके जो दिमाग में आया ना, जहां पर सामान बेचना होता है लोगों को जाके ऑनलाइन। बिल्कुल, अच्छे बड़े बड़े ऐसे पोर्टल्स हैं, कस्टमर टू कस्टमर शेयरिंग पोर्टल्स, और क्रिमिनल भी जानता है कि नो फिकर बेच, तो ये लोग आजकल बेच देते हैं ऐसे पोर्टल पर। और सबसे ज्यादा खरीदने वाले कौन होते हैं? टीनेजर्स, जिनको सिर्फ मात्र 3,000 का मोबाइल खरीद के PUBG चलाना था उस पे, क्योंकि एक फोन की बैटरी गर्म हो जाती है। तो ये जो डिवाइस आप खरीद के रख रहे हो ना, ये जो व्यक्ति बेच रहा है उसको तो पुलिस उठाएगी ही उठाएगी। आप अगर खरीद के रख रहे हो तो 66B में 3 साल का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, और दोनों इसका प्रावधान है। ये बात ध्यान रखिए, अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आपकी जॉब पे बनाएगी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इंक्वायरी होगी आप पे। 66C, आप अगर किसी का पासवर्ड मिसयूज कर लेते हैं, किसी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मिसयूज कर लेते हैं, उसके लिए सजा का प्रावधान। 66D पर्सोनेशन ऑन इंटरनेट, हमारे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड में पर्सोनेशन के बारे में ऑलरेडी परिभाषा है। यानी अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलूं और मैं उसको बोलूं कि मैं अभिषेक अग्रवाल हूं और ये मेरी ईमेल आईडी है, नकली एक ईमेल आईडी बना लूं, तो ये मैं करूंगा पर्सोनेशन। अब मैं इंटरनेट पर और ज्यादा पर्सोनेशन क्या कर सकता हूं? मैं
विनीता जी के नाम से एक प्रोफाइल बना लेता हूँ उनकी फोटो लगा के और लोगों से बात करता हूँ। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट पर पर्सोनेशन कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी ये चीज ट्रिगर होगी, कंप्लेंट होगी, मुझे पुलिस घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराएगी। साइबर सेल के जो ऑफिसर्स है ना वो, तो ये उन तमाम लोगों के लिए एप्लीकेबल है ये प्रोविजन जो असली जीवन में सूरज हैं और इंटरनेट पर सुनीता बन के बैठे हैं, है ना। ये सब लोग उन लोग जान जाए। फिर है प्रिवेसी वायलेशन 66E। कोई भी किसी के इंटेंशनली नोइंगली कैप्चर करता है, पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है प्राइवेट एरिया के इमेजेस वायलेटिंग देयर प्रिवेसी, उसमें 3 साल का कारावास, 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। इसके कुछ केसेस हैं, मैं बताता हूँ मोटा मोटा आपको। चेंजिंग रूम और जो वहां पे जो हिडन कैमरास लगे होते हैं, जहाँ पे बहुत केसेस भी हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं गोवा में जो फैब इंडिया का शायद मॉल था, वहां पे हिडन कैमरा लगा हुआ था चेंजिंग रूम में। इस तरह के कंसर्न्स बहुत आते हैं सामने, इसमें आप मैटर रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट है 66F, साइबर आतंकवाद, जिसमें अगर आप किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल को, किसी भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेलीकॉम्स, बैंक्स, इनको टारगेट करते हैं, हैक करने की कोशिश करते हैं, तो छोटा सा सजा का प्रावधान है, वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये मैंने आपको बड़े नट शेल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताए। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग आउट। थैंक यू सो मच योगेश जी हमको लॉस बताने के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमें ये बताने के लिए कि किस तरीके से बचा जा सकता है। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी, डूज एंड डोंट्स बताया। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैं तो नॉर्मली जब भी मार्केट में जाता था फ़ोन ऐसे लेके जाता था जैसे बहुत ही कैजुअल सी चीज़ है, लेकिन अब मुझे पता है कि अगर मैं अपने फ़ोन का इस्तेमाल सावधानी के साथ नहीं कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और आपने जो लॉज बताए तो ये उन लोगों के लिए है जो जिनके साथ कुछ गलत हो चुका है, तो वो ये समझ जाएं कि कानून आपके साथ है। एक हद तक आप कानून का सहारा ले सकते हैं। और ये एक संदेश भी है हमारे व्यूअर्स के लिए कि बहुत ही एक अलग ही दुनिया है ये। हम तो डार्क नेट पे भी गए भी नहीं है, हम तो उस नेट की बात कर रहे हैं जो कि हमारे साथ में है। और डार्क नेट पे बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि हम लोग इस चर्चा को समाप्ति की ओर लेके जाए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विनीता से कि वो प्लीज़ अपना सवाल पूछे। और इस चर्चा के लिए ये आखिरी सवाल होगा हमारा। योगेश जी, मुझे तो इस सेशन को बिल्कुल एंड करने को मन नहीं कर रहा था, इतनी सारी जानकारियां हमें आपसे मिल रही थी और मिल भी रही हैं। बट फिर भी मैं, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेना चाहूंगी कि अगर इस तरीके की कुछ भी वो लोग नोट करते हैं, नोटिस करते हैं कि हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो उसको कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ उसकी कंप्लेंट रिपोर्ट की जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका विनीता जी। इसके लिए आप पैन इंडिया में कहीं भी मौजूद हो या इंडिया के बाहर हो, अगर आप भारतीय सिटीजन हैं तो आपको भारत शासन यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, इस पर आप जाकर अपने कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और इसके 2 कैटेगरीज हैं। पहला, जिसमें आप महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड ऑफेंस को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं, आप एक गार्जियन हैं, आप एक मेंटर हैं और आप देख रहे हैं कहीं कोई एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ जो ऐसी चीज है, शायद आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, बट वो एक ऐसा ऑफेंस है जो महिला और बच्चों के अगेंस्ट होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल शेयर हो रहा है, तो आप इमीडिएटली उस वेबसाइट को, उस कंटेंट को इमीडिएटली ब्लॉक करवा सकते हैं खुद एज अ सिटीजन, बिना अपनी इंफॉर्मेशन रिवील किए। यानी आप एज पर दी लॉ आप बिना अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करे आप कंप्लेन कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंटेंट ब्लॉक कराने के लिए। ये आपको एक एज अ सिटीजन की पावर मिलती है। दूसरा, अगर आप खुद विक्टिम हो तो आप कंप्लेंट को ट्रेस कर सकते हो अपने ईमेल और मोबाइल नंबर से। दूसरा, अदर ऑफेंसेस की कैटेगरी, इस वेबसाइट को जाके जरूर चेक करिएगा। आइडेंटिटी थेफ्ट, ईमेल अटैक्स, बैंक फ्रॉड्स, इन तमाम चीजों को आप रिपोर्ट कर सकते हो। और जैसे कि आरबीआई की गाइडलाइन भी है, अगर आपके साथ ओटीपी फ्रॉड होता है या बैंक फ्रॉड होते हैं तो आप इनको 3 दिवस की अवधि में रिपोर्ट करा सकते हो। 25,000 तक के ट्रांजैक्शन पर कस्टमर की जीरो लाइबिलिटी है, आपको सिर्फ कंप्लेंट रिपोर्ट करनी है पुलिस और बैंक को। और एक और जो क्वेश्चन है, लास्ट रहेगा मेरी तरफ से, कि व्यूअर्स ने पूछा है कि ऑनलाइन पेमेंट करना कितना सेफ है। इसके बारे में वैसे भी मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, बट फिर भी वो जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट कितना सेफ। जी, देखिए, एक बहुत डिबेटेबल मैटर है कि लोग कहते हैं कि हम अपने डेबिट कार्ड को यूज कर रहे हैं और हम उसको मेंशन करते हैं तो वो वेबसाइट हमारा इंफॉर्मेशन हमें ये पूछती है कि क्या हम इस कार्ड को सेव कर लें फॉर फास्टर चेकआउट।
कैन वी सेव दिस कार्ड फॉर फास्टर चेकआउट और ऑटोमेटिक पेमेंट एंड व्हाट नॉट। तो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ये कहती है कि आपका जो कार्ड नंबर आप मेंशन करोगे वो इनक्रिप्टेड जाएगा उस वेबसाइट पे। बट वेबसाइट के पास ये पावर है, ऐप के पास ये पावर है, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, उबर हो, कुछ भी हो, वो कंप्लायंस फॉलो कर रही है। वो ये कह रही है हाँ साहब देखो हमने आपके कार्ड की डिटेल को इनक्रिप्ट कर दिया, यानी कोई हैकर इसको पढ़ नहीं सकता बीच में। बट वो कार्ड का जो डिटेल सेव करने की आपसे ऑप्शन बोलते हैं, तो उन्हें पता है कि सुरेश के कार्ड का डिटेल क्या है। सिर्फ सुरेश को अपना सीवीवी नंबर डालना होता है, ओटीपी जाता है और ट्रांजैक्शन हो जाता है। नाउ दैट ब्रिंग्स द पॉइंट कि अल्टीमेटली आप कार्ड का डिटेल तो हमारा सेव कर रहे हो, विच यू कैन नॉट डू। तो ऐसे कंसर्न्स हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो व्यूअर जिन्होंने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, उदाहरण देता हूँ एसबीआई का। साहब अपन सरकारी लोग, एसबीआई ही हमें समझ में आता है। तो आप एसबीआई में जाके कार्ड्स पर क्लिक करके वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल कार्ड इतनी बढ़िया चीज है, आप टेम्पररी वर्चुअल कार्ड बना सकते हो। मतलब मान लीजिए आपको अपने दोस्त को उसके बर्थडे पे गिफ्ट देना है। मान लीजिए मैं अभिषेक जी का बचपन का फ्रेंड हूँ, मुझे इनको 5,000 रुपए एज अ फ्रेंड देना कि साहब ले लो, आप गिफ्ट ले लो अब आप बस 15 अगस्त का। तो मैं क्या करूंगा, 5,000 का एक वैल्यू बना दूंगा, कैश कार्ड वैल्यू, और एक डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर मुझे इशू हो जाएगा। और ये मैं जनाब को भेंट कर दूंगा, ये कार्ड की फोटो खींच के। ये एक वर्चुअल कार्ड है, ये मेरे कार्ड का नंबर नहीं है। ये सिर्फ एक वर्चुअल कार्ड है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं, है ना। एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति को दे सकता है, हस्बैंड वाइफ को देंगे ही देंगे, देना ही है उन्हें अगर सर्वाइव करना है। ऐसे अनेकों चीजें। तो आप ये बिल्कुल यूज कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड में ये है कि आप सीमा निर्धारित कर सकते हो कि आपका कितना क्वांटम ऑफ लॉस आपके अकाउंट से होने वाला है। 5,000 आप निर्धारित कर सकते हो या 10,000, 50,000 नहीं जाएगा आपके अकाउंट से। और वर्चुअल कार्ड अपने आप में अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया तो 24 घंटे बाद खुद ही अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेगा। सो देयर आर अमेजिंग, और ये फ्रीली अवेलेबल है। आप जब यूज करना चाहो ई कॉमर्स पोर्टल पर वर्चुअल कार्ड डालो, बढ़िया चलेगा, किसी भी वेबसाइट पे चलेगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी चलेगा। तो आप आराम से बिंदास शॉपिंग करो, आप आपका एक्चुअल कार्ड आप कहीं नहीं डाल रहे हो। सो दैट्स वन क्राफ्टी टूल। और भी अनेकों तरीके हैं, इस बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। बहुत Thank बहुत you so धन्यवाद योगेश जी, आपने हमारे साथ में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी, इससे भले ही जितने भी लोगों तक पहुंचेगा कि उनकी ज़िंदगी ना बदले, लेकिन उनको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से डिजिटल गैजेट्स का यूज़ करना है। हमारी ज़िंदगी में, हमारे बेडरूम में ये घुस चुके हैं ये गैजेट्स, और पल पल हमारी इन्फॉर्मेशन कंपनीज को दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स के लिए। जो भी क्रिमिनल माइंडसेट हैं वो पल पल की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और हमें कैसे बचना है वो आपने बताया, लॉ क्या है वो आपने बताया। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा विनीता जी से कि वो जो भी है 2 शब्द हमसे बोले। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करना है। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समय की पाबंदी है। सो विनीता जी, ओवर टू यू प्लीज। Thank you so much, Abhishek. साइबर हैकिंग, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आप ही के हाथ में है। आप ही अपनी सारी जानकारी गूगल बाबा या गूगल मामा को देते हैं। तो प्लीज आप चेक करें कि कितनी इंफॉर्मेशन आपको गूगल को देनी है, कितनी इंफॉर्मेशन आपको आपके सोशल प्लेटफॉर्म को देनी है, क्योंकि गूगल बाबा सब रीड कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई भी क्राइम से बचना है तो सावधानी हमेशा आपको रखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच योगेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए कि साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इन सारे क्राइम से बचना। मैकलाइफ बिग प्लेटफॉर्म आपको धन्यवाद करता है, और हम कोशिश करेंगे आपसे फिर जुड़ने के लिए, ताकि हम इसी तरीके के और मुद्दे पर भी आपसे बात कर सकें। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद योगेश जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और योगेश जी, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू प्लीज। मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। 2 चीजें होती हैं, जैसे बोलने और अच्छे बोलने में बहुत फर्क है। स्पीकिंग एंड एलोक्वेंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इसी तरह से इनिशिएटिव और ड्राइव में बहुत अंतर होता है। मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स की मेंटरिंग करता हूँ खुद, लीगल और टेक्निकल ग्राउंड्स पे, मोर देन 18 स्टार्टअप्स। मुझे मालूम है कि अभिषेक जी और रीता जी जो ये काम कर रहे हैं, इट इज कमेंडेबल। सो हैट्स ऑफ टू यू बोथ। एंड आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, साथ में आपके अंदर ड्राइव भी है। ड्राइव मतलब आप इसको कंटिन्यू भी कर रहे हो, आपके अंदर वो जील, वो एनर्जी है जो आप लोग रुक नहीं रहे हो, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी। आई एम ऑलवेज विथ यू, एंड वंडरफुल टॉपिक्स आप लोग लेते हैं, अच्छे टॉपिक्स लेते हैं। अगेन ऑल द बेस्ट टू यू पीपल, एंड थैंक यू ऑल द लिसनर्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
थैंक यू सो मच योगी जी Thank फॉर you so कमिंग विद much. अस, फॉर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। और ये ज़ील की जो आपने बात करी वो सिर्फ हमारे व्यूअर्स की वजह से आता है। जो भी ये शो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टे ट्यून्ड विद अस। हम हर संडे दिन में 2 बजे आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे टॉपिक जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, ऐसे टॉपिक जो टैबू भी हैं, जो सोशली अवेयरनेस की जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आते रहेंगे और आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस एंड स्टे ट्यून्ड विद मेक लाइफ बिग। मैं अभिषेक विनीता मेवाड़ा जी के साथ, धन्यवाद।